ठीक है, और यहाँ पर है जो राइट हैंड साइड पर है वो है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पर Fe3 है यानी कि 3, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर O ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or a product. ठीक है ना। सबसे पहले हम जो कन्वीनियंट चीज़ इसमें बताई गई है वो हम मैक्सिमम नंबर्स से स्टार्ट करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है। ठीक है, वो या तो रिएक्टेंट भी हो सकता है या वो प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड select the element which has the maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. Therefore, there are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS. ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जाते हैं Fe3O4 में, तो O यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये और जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पर कितनी है ऑक्सीजन 1 है। तो अब हम पहले इसको बैलेंस करते हैं। देखें कैसे बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल, पहला क्या है 1 इन H2O। H2O में 1 है ना, हमने भी फॉर्मूला देखा था, और 4 है Fe3O4 में। तो यहाँ पर हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर H2O के आगे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, तो 4 H2O होगा तो ये O4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 है ही। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compound or element involved in the reactions. For example, to balance oxygen atoms, we can put coefficient 4 as 4H2O, not H2O4 और H2O whole 4। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो भी हम नंबर्स उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जो कोएफिशिएंट होता है ना किसी भी वेरिएबल के साथ, यदि कोई लगता है किसी भी नंबर के साथ, यदि कोई न्यूमरल वैल्यू लगती है तो वो उसका कोएफिशिएंट होता है। तो कोएफिशिएंट जो है वो हमें हमेशा ही न्यूमरल रखना है। हम उसके अलावा उस चीज़ में चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि Fe+4H2O। ठीक है, यदि हम H2O4 कर देंगे तो ये फिर वाटर नहीं रह जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, तो हम हमेशा ही जब भी कोई भी न्यूमरल वैल्यू ऐड करेंगे तो एज अ कोएफिशिएंट करेंगे, ना कि उसके फॉर्मूला में इस तरह से चेंज करके, यानी कि ये भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं, ये दोनों ही गलत हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया, Fe+4H2O, अब यहाँ पर है Fe3O4 और H2। अब हमारा O बैलेंस हो गया, लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पर H अब 8 हो गया। ठीक है, हम अब सेकंड हाईएस्ट पे, जब हमारा O बैलेंस हो गया तो हम सेकंड हाईएस्ट पे, तो हमें यहाँ पे H2O है। ठीक है, और ये 4 है तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही है। अब इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें कोएफिशिएंट लगाने के यहाँ पर 4 कर देंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these elements or proceed further. Let us balance hydrogen atoms in the
पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे पहले यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं to equalize the number of H, we make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया था कि हम यहाँ पर 2 in H2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 4H2O। द इक्वेशन वुड बी, इस तरह से ये इक्वेशन बनकर आई हमारे सामने, ओके। अभी भी यहाँ पर Fe बैलेंस नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है। Examine the above equation and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron. So यहाँ पर आयरन जो है वो 1 है, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ है हमें अब बैलेंस करने के लिए। आयरन यहाँ पर 1 है, ओके। और यहाँ पर 3 है तो हम 1 क्रॉस 3 यानी कि 3 आयरन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3F3, ठीक है। तो Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये फाइनल चेक है। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस of the balanced equation, we count atoms of each element on the both side of the equations. 3F here, 3F here, 4O यहाँ पर है, 4O यहाँ पर है, और 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। So the number of atoms on the element on both sides of equation 1.9 are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called the hit and trial method, as we make trials to make the equation by using the smallest whole number coefficient. यानी कि ये मेथड जो है ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाती है, जहाँ पर कि हम किसी होल कोएफिशिएंट को रख कर चेक कर कर ये उसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप 7, राइटिंग सिम्बॉल्स ऑन फिजिकल स्टेट्स। Carefully examine the above balanced equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant or product? No. Information has been given in this equation about their physical state. यानी कि इस जो भी हमारे पास ये फॉर्मूला था, ये बैलेंस्ड इक्वेशन था, इससे हम ये नहीं पता कर सकते कि इन सब एटम्स का स्टेट क्या है, ठीक है। To make a chemical equation more informative, a physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, and aqueous and solid states of reactant and product are represented by the notation G, L, A, Q and S, ठीक है ना। यानी कि ये इसके साथ कि वो किस इक्वेशन मतलब वो किस कंडीशन में है, उसका क्या स्टेट है, इसके लिए हम G फॉर गैसियस, L फॉर लिक्विड, EQ मीन्स एक्वेयस एंड S फॉर सॉलिड, ओके, रिस्पेक्टिवली। यानी अब हम इसके साथ साथ ये भी लिखते जाएंगे। द वर्ड इक्वेशन EQ is written in the reactant or product is present as a solution in water, ठीक है ना। EQ से मतलब है कि ऐसी
कंडीशन किसी वाटर की जो कि सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है वाटर में उसकी, तो वो एक्वियस होता है। द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स FeS, यानी कि जो आयरन है वो क्या है, सॉलिड है। H2G यानी कि H2O ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में और H2 एक गैसियस फॉर्म में मिलता है। Note that the symbol G is used for H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। यानी कि यदि H2O के साथ हमें G दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्म में है, भाप के फॉर्म में है, ठीक है। Usually physical states are not included in the chemical equation unless it is necessary to specify them, ठीक है ना। नॉर्मली ये चीज़ें साथ में नहीं लिखी होती हैं जब तक कि हमको उसको करेक्टली स्पेसिफाई करके ना बताना हो कि ये किस फॉर्म में यूज़ की जा रही है। आते हैं नीचे। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation for example, ठीक है ना। अब कभी कभी वो कंडीशन या टेम्परेचर भी उसके साथ दिया जाता है जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, 2H2 ये गैसियस फॉर्म में है, और ये 340 डिग्री एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रिएक्ट कर कर CH3OH लिक्विड फॉर्म में, L बना हुआ है, लिक्विड फॉर्म में बनाता है। उसी तरह से 6CO2 एक्वियस फॉर्म में है, 12H2O लिक्विड फॉर्म में है, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल, अब देखो यहाँ पर एक्वियस लिखा हुआ है, ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये एक दूसरे से रिएक्शन करके 6C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं प्लस 6H2O, ठीक है। इस तरह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं, ठीक है। यूजिंग दीज स्टेप्स यू बैलेंस्ड इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ था मैग्नीशियम वाला, हम इस स्टेप्स के थ्रू उसको भी क्या कर सकते हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। अभी तक यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।